हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, आज का जो टॉपिक है वो हमारा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन होगा। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं कि जैसे आपने बहुत सारे ऐसे रिएक्शन देखे होंगे जहाँ पे आपको हीट एनर्जी इवॉल्व होती हुई नज़र आती होगी। आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। उसमें जो भी आप पराठा में या कंटेनर लेते हैं उसकी वॉल को आप अपने फिंगर या अपने हाथ के जरिए टच करके फील करते हैं कि इसमें हीट एनर्जी जो होती है वो राइज हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हीट एनर्जी आपकी वहाँ पे निकलती हुई नजर आए तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आपकी स्टैंडर्ड में आपने जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था उसमें आपने देखा भी होगा, क्विक लाइम का रिएक्शन वाटर से करा था, जो स्लेक लाइम फॉर्मेशन हुआ था। उन फॉर्मेशन के दौरान भी आपने देखा भी होगा कि क्या होता है, वहाँ पे हीट एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से हम उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो हम टर्म समझ लेते हैं। यहाँ पे जो नाम है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में जो दो टर्म है एक्सो और थर्मिक। एक्सो मतलब होता है एग्जिट होना यानी आउट होने की बात करते हैं। थर्मिक मीन्स हो जाएगा हीट के बारे में, यानी किसी भी ऐसे केमिकल रिएक्शन पे जहाँ पे हीट एनर्जी निकलती हो, हीट इवॉल्व होती हो, तो वो आपका केमिकल रिएक्शन कैसा कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। सिंपल सी डिफिनीशन, आप डिफिनीशन देख लीजिए क्या आपका दिया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द टर्म एक्सोथर्मिक मींस गिविंग आउट हीट, दैट मींस आपका दिया एक्सो मींस आउट हो जाएगा एंड थर्मिक मींस हीट, यानी ऐसे केमिकल रिएक्शन या एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट को आउट करना यानी हीट रिलीज करना। सिंपली इसकी जो डिफिनीशन होगी वो डिफिनीशन यूं है कि द रिएक्शंस इन विच हीट इज लिबरेटेड गिवन आउट आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इसके जो कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये आपका जो पहला एग्जांपल है, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। वजह क्या है कि यहाँ पे दो रिएक्शन कंबाइन करके आप क्या है सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। बर्निंग ऑफ कार्बन में क्या है, व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन और एयर इट विल इल कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस हीट एनर्जी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है गैसेस फॉर्म में और कुछ हीट एनर्जी लिबरेट होती है, ये हो जाएगी। और बर्निंग ऑफ मीथेन में क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, व्हेन मीथेन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर इट विल यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड हीट एनर्जी इज लिबरेटेड हेयर आल्सो। तो ये आपके दो एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ कार्बन और बर्निंग ऑफ मीथेन, जिसमें हमने देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस तरह से होता है और जो आपका क्या होता है वहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की डिफिनेशन हो गई और इसके कुछ एग्जांपल्स थे। अभी हम इसमें जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के और दो तीन एग्जांपल्स देखेंगे। और आपका क्या होता है, जैसे डिसोल्यूशन, आपने डिसोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा होगा इन वाटर, या डिसोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा होगा वाटर में, या आप नेक्स्ट एसिड बेस साल्ट में कभी आपने कभी डाइल्यूशन करा होगा जो है एसिड और बेस का, तो वहां पे आपने ऑब्जर्व किया होगा हीट एनर्जी लिबरेट होती है। तो ये सारे भी एग्जांपल हैं इसमें फर्दर जो है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के। अभी इसमें हम ग्राफ भी देखेंगे, ग्राफ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी आप इसका जो है स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, उसमें और भी एग्जांपल हमको देखने थे। तो ये आपका हो जाएगा समग्र एक्सोथर्मिक रिएक्शन सार जो आपके हैं। तो पहला अगर हम बात करें कि डिसोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर, जहाँ पे आप डाइल्यूशन करते हैं उसमें भी क्या होता है, डाइल्यूशन के दौरान जो आप देखते होंगे जिस भी कंटेनर या apparatus में आपने क्या किया है डाइल्यूशन करा रहे हैं या सल्फ्यूरिक एसिड को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, तो वहाँ पे भी हीट एनर्जी लिबरेट होती है, तो वो भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। साथ साथ में ये आपका एसिड था, इसके साथ साथ अगर आप बेस के बारे में देखें कास्टिक सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यानी अगर इसको भी वाटर में डिसॉल्व करें यानी इसको भी डाइल्यूशन करें, डाइल्यूट कराएं, तो आपका क्या होगा, इनमें भी आपकी जो है हीट एनर्जी लिबरेट होती है। तो ये भी आपका एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाता है। इसके साथ साथ कंबशन ऑफ एलपीजी है, केरोसिन है, फर्नेस ऑयल है, एटसेट्रा, ये सारी चीजें भी क्या है हीट एनर्जी लिबरेट कराती है। एक मैक्सिमम अमाउंट में हीट एनर्जी आपको मिलेगी। तो ये सब आपके जो एग्जांपल है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हैं। ये रिएक्शन आप पहले ही कर चुके होंगे, आपने देखा होगा क्विक लाइम को जब भी वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं वहां पे स्लेक लाइम का फॉर्मेशन होता था। उन सिचुएशन में आपने ये भी देखा होगा कि आपका क्या होता है, आपने लैब किया होगा तो आपको पता होगा कि क्या करते हैं, एक apparatus में एक बीकर में अगर हमने क्या किया, 50 ml बीकर में क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड को रखने के बाद इसमें वाटर का कुछ अमाउंट डिजोल्व जब कराते हैं
तो उनमें जब रिएक्शन प्रोसीड करती है तो धीरे धीरे आप देखते होंगे उस बीकर का जो वॉल होगा वो हीट अप होता जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हम समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि स्पीड क्लाइम और वाटर के रिएक्शन में भी हीट एनर्जी लिबरेट होती है। ये सारे रिएक्शन आपके क्या कहलाएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। साथ साथ में मैंने इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लिया। तो अगर आप ग्राफ देखें ध्यान से तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को जो ग्राफ जो आप प्लॉट करते हैं वो दो एक्सिस में प्लॉट किया जाता है। एक आपका एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलावा का यहाँ पे जो मैंने दिखाया है वो रिएक्शन प्रोग्रेशन है पर यूनिट टाइम, और वाई एक्सिस पे जो मैंने दिखाया वो पोटेंशियल एनर्जी है जो मेजर करते हैं हम किलोजूल में। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो लेवल है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है इन कंपेरिजन टू प्रोडक्ट वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से ये बहुत आसानी से रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड करता है। लेकिन एक टाइम आपका एक सिचुएशन यहाँ पे और मैंने दिखाई इस ग्राफ में जो आपका पीक पॉइंट नज़र आ रहा होगा ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। और इन ट्रांजिशन स्टेट में आपका जो होगा ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होगी वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंपेरिजन में क्या हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा होती है। आपको दिख भी रहा होगा ये ग्राफ, इन दोनों के कंपेरिजन में ये पीक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, इस वजह से एनर्जी ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी कम होने की वजह से, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। तो यहाँ पे आपका जो मैंने दिखाया कि रिएक्शन आपका जो आपका होगा वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। ये जो बैरियर है, इतना जो आपका ग्राफ दिखाया गया ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट आपका एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। और जो आपका रिएक्टेंट से ठीक नीचे का जो पार्ट दिख रहा होगा जिसमें डेल्टा हीट एच आपका दिखाया गया है, जो आपका हीट एनर्जी लिबरेट हो रही है इस केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ये आपका दिया गया एनर्जी रिलीज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ डेल्टा एच। तो ये आपका डेल्टा एच के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है। और यही ग्राफ हम अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए पढ़ें तो बिल्कुल उल्टा होगा, वहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट आपका खत्म हो गया। हमने इसके डिफिनेशन देखी, इसके कुछ एग्जांपल देखे, साथ साथ इसका ग्राफ भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा है वो हम डिस्कस करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। अभी आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारा हो गया था कंप्लीट। अभी हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। बिल्कुल जस्ट उल्टा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। वहाँ पे हमको हीट एनर्जी लिबरेट होती हुई नजर आ रही थी, यहाँ पे हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। वजह क्या है, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती नहीं है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। इस वजह से हमको क्या होता है, रिएक्टेंट को का रिएक्शन जो है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपका क्या होता है, हीट एनर्जी देनी पड़ती है। वो हीट एनर्जी आपका क्या होगा, आपने जैसे डिकम्पोजिशन में पढ़ा होगा, वहाँ पे हीट एनर्जी किसी भी सोर्स में हो सकती है, या तो लाइट के सोर्स में हो, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स में हो, या आपका टेम्परेचर यानी हीट के सोर्स में हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन की डिफिनेशन आप टर्म से यहाँ समझ सकते हैं। एंडो का मतलब होता है इन, यानी एंट्री करते हैं, और थर्मिक का मतलब हो जाएगा यानी हीट की बात जो हमने पढ़ी थी। और तो इसका मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं रिएक्शन विच प्रोसीड्स, यानी कोई भी रिएक्शन जो होता है उसके होने के लिए क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी हीट देने की जरूरत पड़े तभी आपका रिएक्शन क्या है होगा, कंप्लीट होगा। ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और रिएक्शन विच प्रोसीड्स विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट मीन्स एंडो मीन्स इन एंड थर्मिक मीन्स हीट। तो ये आपका डिफिनेशन है, बहुत आसान सी डिफिनेशन है। रिएक्शन इन विच प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके टर्म दिए गए, एंडो मतलब इन हो जाएगा और थर्मिक मीन्स हीट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। इसमें कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जो हमारा पहला एग्जांपल है वो है रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनके रिएक्शन में आप देखते हैं कि व्हेन नाइट्रोजन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, आपको एनर्जी दिख भी रही होगी, अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस की हीट एनर्जी उसको दी गई है, तब ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है और नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्जन हो रहा है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये रिएक्शन जो आपकी हो रही है, दिस इज द मेजर रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द एटमॉस्फेयर। ऐसी रिएक्शन जो एटमॉस्फेयर में होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जितने भी रिएक्शन होते हैं एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा रिएक्शन अगर हम बात करें इसकी तो ये होता है।
अब और ये रिएक्शन होती कब है? ये रिएक्शन एटमॉस्फेयर में होती है जब दो लाइटनिंग आपस में स्ट्राइक करते हो, यानी जो बिजली है वो आपस में टकराती होंगी। उनके टकराने के दौरान ही क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जिसमें उनके लाइटनिंग स्ट्राइक के दौरान ही क्या होता है, अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस हीट एनर्जी रिलीज होती है, वहाँ पे मिलती है और ये हीट एनर्जी इसको दी जाती है और ये आसानी से आपस में ये जो है रिएक्ट कर पाएंगे और तब जाके आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। मैं ये फिर से बता दूं, दिस इज द मेजर रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द एटमॉस्फेयर व्हेन द लाइटनिंग स्ट्राइक्स, यानी ये बहुत बड़ी रिएक्शन है जो एटमॉस्फेयर में होती है। ये कब होगी? जब दो लाइटनिंग आपस में स्ट्राइक करती हैं। दूसरा रिएक्शन अगर हम देखें, यहाँ पे दिया गया प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस आपका होता है जो आपका हाइड्रोजन मिक्सर ऑफ हाइड्रोजन विद द कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन इसका फॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे रेड हॉट कोक लिया गया है। रेड हॉट कोक को आप समझ लीजिए एक ऐसा कोल्ड डिस्टिलेशन के दौरान एक सॉलिड फॉर्म का सॉलिड फ्यूल है, और ये सॉलिड फ्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? जब डिस्टिलेशन कराया होगा आपने कभी उसमें कोल का, उन कोल के डिस्टिलेशन में आप देखते होंगे एक सॉलिड फॉर्म आपका जो है वहाँ पे कार्बन मिला था। सॉलिड फ्यूल होता है एक ऐसा सॉलिड फ्यूल जिसमें अबाउट 80% कार्बन आपके प्रेजेंट होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये कोई नया टर्म नहीं है। रेड हॉट कोक के बारे में आपने प्रीवियस क्लास, आई होप क्लास 8 में पढ़ा होगा, डिस्टिलेशन ऑफ कोल में। वहाँ पे आपने देखा होगा जब भी फ्यूल को कोल को आप डिस्टिलेशन कराते हैं कोल का, उस डिस्टिलेशन में आपको सॉलिड फ्यूल मिलता है। उस सॉलिड फ्यूल ऐसा जिसमें 80% कार्बन आपका प्रेजेंट हो। तो ये इन रेड हॉट कोक का रिएक्शन कराते हैं स्टीम पे और बहुत हाईएस्ट अमाउंट में हीट एनर्जी दी जाती है। तब जाके ये कार्बन वाटर के साथ रिएक्ट करके, स्टीम के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम वाटर गैस कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन आपका होता है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ और एग्जांपल अगर हम बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड जो वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एक बहुत सा कॉमन एग्जांपल और आपका है। वाटर को हम कन्वर्ट करते हैं स्टीम में, तो आपने स्टीम कन्वर्जन, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होगा वहाँ पे भी आपको क्या है, हीट एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। हम कुछ और अदर एग्जाम्पल देखेंगे और इसका ग्राफ देख लेते हैं। फिलहाल के लिए अभी आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। ओके, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हम पढ़ रहे थे। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने जो है एग्जांपल देख लिए। अभी जो हमारा है कुछ अदर एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस या एंडोथर्मिक के और भी प्रोसेस हम देखते हैं। उसमें आपका जैसे आपका कुछ पॉइंट आपका दिया, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। जब भी अमोनियम क्लोराइड को आप वाटर में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। और आप बेसिकली जान चुके होंगे अब तक कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वहाँ होगा जहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो, जहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी हो, जहाँ हीट एनर्जी आपको देनी पड़े। दूसरा आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस जो आपका है बहुत कॉमन है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। ये वाटर टू स्टीम हम अगर जो कन्वर्ट करें, ये आपका हो जाएगा इनटू स्टीम। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, इसको कन्वर्ट करने के लिए स्टीम में आपको यहाँ पे भी एनर्जी देनी पड़ेगी। साथ साथ ही एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में आपको बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा होगा जो आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर आप याद करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट विल बी हायर, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और जबकि यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होती है। अब रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो गई तो उसके लिए क्या होगा, अगर आप ये कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रोडक्ट में, तो एनर्जी, ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगी। इसको प्रोसीड कराने के लिए आपको हीट एनर्जी देनी पड़ती है। तो डेल्टा, जो हीट एनर्जी देनी पड़ी वो आपका डेल्टा एच हो जाएगा, और इन्हीं हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये एक्टिवेशन एनर्जी तक, इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी को अटेन करेगा, फिर ये कन्वर्ट होगा आगे फर्दर आपका किसमें, प्रोडक्ट में। और सेम चीज वही है कि एक्स एक्सिस पे हम रिएक्शन प्रोग्रेशन दिखाते हैं पर यूनिट टाइम, वाई एक्सिस पे हम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, मेजर करेंगे किलोजूल में। और ये आपका आर जो है रिप्रेजेंटेशन, ये रिएक्टेंट हो जाएगा, पी जो आपका ये प्रोडक्ट है, और सबसे पीक पॉइंट पे जो आपकी एनर्जी मिलती है वो ट्रांजिशन स्टेट पे मिलती है। तो ये वाला बैरियर जो आपका दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं ई एक्स से। और जो आपका इतना पार्ट है प्रोडक्ट से ठीक नीचे, यानी रिएक्टेंट के इस ग्राफ, इस पॉइंट तक, ये आपका डेल्टा एच होता है, जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में।
तो अभी हमने आज का जो टॉपिक है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। आज हमने जो है पढ़ लिया है आपका पूरा चैप्टर, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन का इसके डिफिनीशन देखी, इसके एग्जांपल्स देखे, इसके ग्राफ डिस्कस किए। अभी हमारा जो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टर्म पे हम डिस्कस करेंगे आपका जो है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के लिए। अभी आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। और दूसरी चीज़, आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉम्प्लीमेंट अपना ज़रूर दें। ओके, थैंक्स।